एमवीसी इन जेएसपी, जैसे कि एमवीसी की बात करें तो एमवीसी के लिए बहुत सारे अलग फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन हम जेएसपी में भी जेएसपी जो एक तरह से बेसिक डेवलपमेंट होता है विद जावा, ठीक है, जावा सर्वर पेजेस होते हैं, हम इसमें भी एमवीसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रॉम स्क्रैच एमवीसी। ठीक, फ्रॉम स्क्रैच का मतलब बेसिक की चीजों से हम एमवीसी पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब ये होता है कि हम बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हम जो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करके हम एमबीसी एक पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, खुद का एक एमबीसी पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, जिसपे हम एक वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं ऑन एमबीसी वेब। तो एमबीसी होता क्या है, पहले ही आप समझे। एमबीसी क्या होता है, एक तरह से एक आर्किटेक्चर होता है किसी भी बड़े एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो एमबीसी को जैसे कि एक तरह से इसलिए डिजाइन किया गया है, जो आपके प्रोग्राम्स हैं या जो डिजाइन्स हैं, ठीक, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक, एमबीसी आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं। तो हमारा जो एक मॉडल कैटेगरी होती है, देन एक व्यू कैटेगरी होती है, एंड देन कंट्रोलर होता है। और ये पैटर्न हमारा डिजाइन किया गया, क्यों डिजाइन किया गया, सेपरेट करने के लिए, बिजनेस लॉजिक अलग रखने के लिए, प्रेजेंटेशन लॉजिक और अलग रखने के लिए, और डेटा अलग रखने के लिए। तो हमारा जो बिजनेस लॉजिक होता है वो कंट्रोलर के अंदर होता है। प्रेजेंटेशन लॉजिक हमारा व्यू के अंदर होता है, व्यू जिसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। देन डेटा किसके अंदर होता है, मॉडल के। ठीक है, तो एक मॉडल होता है, एक व्यू होता है, देन कंट्रोलर होता है। तीन फेज होते हैं आपके, बिजनेस लॉजिक लेयर, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर एंड डेटा लेयर। तो तीन लेयर्स होते हैं जिनको मिला करके हम एक पूरा एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको समझ लें। तो कंट्रोलर क्या होता है, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन व्यू एंड मॉडल। ठीक, तो एक कंट्रोलर क्या होता है, एक मिडल वेयर या ब्रिज की तरह से काम करता है किसी भी व्यू से और मॉडल से, मतलब डेटा, डेटा और यूजर इंटरफेस से। डेटा तभी मिलेगा जब कंट्रोलर आपको डेटा वो सेंड करेगा व्यू पे। ठीक है, तो कंट्रोलर ही क्या करता है, डेटा आपको देता है, मॉडल से उठा करके डेटा आपको व्यू पे ला करके देता है। तो कंट्रोलर एक तरह से इंटरफेस या ब्रिज की तरह से होता है व्यू और मॉडल के बीच में, डेटा एंड यूजर इंटरफेस के बीच का। ठीक है, इतना समझ में आया। हेलो, चलिए अब आते हैं मॉडल पे। अब मॉडल क्या है, तो मॉडल एक तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। स्टेट किसको बोलते हैं, स्टेट मतलब डेटा, डेटा ऑफ द एप्लीकेशन। स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा ऑफ द एप्लीकेशन या स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक, इट कैन आल्सो हैव बिजनेस लॉजिक, मतलब कि इसमें कभी कभी हम बिजनेस लॉजिक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ साथ कंट्रोलर के अंदर भी बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, और मॉडल के अंदर भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिजनेस लॉजिक्स। देन उसके बाद क्या होता है, व्यू होता है। व्यू रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन, जैसे कि कह सके यूजर इंटरफेस, एचटीएमएल का कोड्स आप इसमें डिफाइन कर सकते हो, जो एचटीएमएल की डिजाइनिंग है, सीएसएस की जो स्टाइलिंग है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हम जो यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, वो सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज की जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर या एक तरह से व्यू। ठीक है, तो तीन पार्ट्स हो गए हमारे, कंट्रोलर, मॉडल एंड देन व्यू। नेक्स्ट, अब इसका थोड़ा सा आप आर्किटेक्चर समझ लीजिए। एक तरह से ये आपका जो क्या है, मॉडल टू है। मॉडल टू एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा, कि ये एक तरह से किसी भी लार्ज एप्लीकेशंस को मेंटेन करने के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक, और मॉडल वन होता था जो बेसिक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये जैसे कि मान लो आपका फिल्टर या कंट्रोलर हो गया। ठीक, जो आपका जो भी रिक्वेस्ट किस पे आएगा, पहले कंट्रोलर पे आएगा। कंट्रोलर क्या करता है, वो दोनों को कनेक्ट करता है, डेट मॉडल को और व्यू को कनेक्ट करके आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है। और मॉडल किससे कनेक्ट होता है, डेटा बेस से कनेक्ट होता है। तो वो डेटा बेस से मॉडल डेटा उठाता है, और आपका क्या होता है, वो डेटा कंट्रोलर के थ्रू डेटा व्यू में जाता है। क्लियर। अगर मैं कहूँ व्यू, तो व्यू से आपका डेटा वो आपका कनेक्ट होकर के डिस्प्ले होता है। विदाउट कंट्रोल वो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है,
क्लियर। तो व्यू जैसे मैं सबमिट करूंगा डेटा तो मॉडल में जाएगा और मॉडल से फिर डेटाबेस में जाता है, ठीक है। डायरेक्टली वो डेटाबेस में नहीं जा सकता, मॉडल एक तरह से रिप्रेजेंट करता है डेटा लेयर को। तो डेटा लेयर पहले उसको वो रिसीव करता है, मॉडल रिसीव करता है, उसके बाद वो डेटाबेस में जाता है, ठीक। लेकिन फर्स्टली रिसीव जो आपका रिक्वेस्ट आता है वो सबसे पहले कंट्रोलर पे ही आता है, डिफाइन करता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सके नेविगेशन कंट्रोल इज सेंट्रलाइज, जो नेविगेशन होता है वो सेंट्रलाइज करके रखा जाता है कंट्रोलर के पास, कि हमको कहाँ पे जाना है, कौन सा रिक्वेस्ट देना है, कौन सा मुझे व्यू डिस्प्ले करना है, और कौन से मॉडल को डेटा को पिक करना है, मॉडल डेटा को पिक करना है, वो डिसाइड करता है आपका कंट्रोलर। ओके। देन तो अगर मुझे एक एग्जांपल्स या उस पे एक डिफाइन करना, कोई पेजेस डिफाइन करना हो, तो हमको कितनी चीजें डिफाइन करनी होगी। एक इंडेक्स पेज जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, फिर एक कंट्रोलर सर्वलेट जिस क्लास बनानी पड़ेगी। तो कंट्रोलर क्या होता है, हम कह सकें कि कंट्रोलर हमारा एक तरह से स्पेसिफिक जावा क्लास होता है, ठीक। और व्यू हमारा क्या होता है, व्यू हमारा ये इंडेक्स डॉट जेएसपी हो गया, ये कंट्रोलर हो गया, और एक हम मॉडल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। क्लियर। तो ये हमने डिफाइन किया, अभी क्या है, एक इंडेक्स डिफाइन किया, कंट्रोलर एंड देन लॉगिन सक्सेस एंड लॉगिन एरर हमने डिफाइन किया, ठीक। उसके बाद हमको एक डिफाइन करना होगा, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, जो सबलेट से मैप करना हो, आपको कनेक्ट करना हो या प्लग इन करना हो, जोड़ना हो, ठीक। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, जिससे इजीली हमको समझ में आए कैसे हमको डिजाइन करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट में हम फाइल न्यू और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अदर पे जा करके लिखेंगे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, और एमवीसी एंड जेएसपी हम डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट, जनरेट वेब डेवलपर। देन उसके बाद हम ये एक्सएमएल फाइल जनरेट करने के बाद हम फिनिश कर लेना। तो यहाँ पे आपको सोर्स में वेब ऐप के अंदर, वेब इंफॉर्मेशन के अंदर, ये देखो एक्सएमएल फाइल भी जनरेट हो गई है। अब वेब ऐप के अंदर आपको सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा यूजर इंटरफेस, जिसको बोलेंगे जेएसपी फाइल। तो यहाँ पे हम जेएसपी फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल, इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल, एंड फिनिश। ये इंडेक्स फाइल आपकी बन गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो होम पेज या इंडेक्स पेज, टाइटल में यहाँ पे मैंने लिख दिया होम पेज। देन अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, तो इंडेक्स पेज पे एक आपको फॉर्म डिजाइन करना है, जिसमें आपको एक इनपुट बॉक्स रखना है यूजर नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए, एक सबमिट, ठीक। और देखोगे यहाँ पे मेथड हमने पोस्ट डिफाइन किया। पोस्ट मेथड क्या होता है कि जो आपके रिक्वेस्ट को यूआरएल में न ले जाकर के हेडर इंफॉर्मेशन में, हिडन पार्ट में लेकर के जाता है, ठीक है। अगर आप पोस्ट मेथड नहीं देते हो तो आपका जो डेटा होगा वो यूआरएल में दिखेगा, जिसको कह सकते हैं कि वो एक तरह से कोई भी कॉन्फिडेंशियल या एक तरह से सिक्योर डेटा होता है, तो उस तरीके से हम गेट रिक्वेस्ट करके नहीं ले जा सकते। तो हम मोस्टली जब लॉगिन पेज बनाते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, ठीक है। इससे डेटा क्या होता है आपके यूआरएल में नहीं दिखता है, ठीक है, एक हिडन पार्ट में जाता है, जिसको हेडर इंफॉर्मेशन बोलते हैं, हेडर रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, फॉर्म, और एक्शन, एक्शन एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पे कंट्रोलर सर्वलेट, या कंट्रोलर, कंट्रोलर सर्वलेट, ये आपका यूआरएल हो गया एक्शन। देन अब हमको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, मेथड। मेथड आपके दो होते हैं, देखो यहाँ पे गेट एंड पोस्ट, तो हम पोस्ट यूज करेंगे, जिससे आपका डेटा वो हिडन पार्ट में जाएगा, सिक्योर। फिर हम पहला फील्ड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग डाल देता हूँ H2,
लॉगिन पेज। ओके, ये हमारा हो गया लॉगिन पेज, ये डिफाइन हो गया। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन पेज में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल डिफाइन कर लेता हूँ। तो लेबल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, और एक इनपुट बॉक्स आप डिफाइन कर लेना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर आप लिख देना यूजर नेम एंटर यूजर नेम। फिर यहाँ पे आप नेम फील्ड डिफाइन कर लेना, नेम फील्ड हमारा यूजर नेम। देन यहाँ पे ब्रेक लाइन 2 टाइम्स, यहाँ पे ब्रेक लाइन यहाँ पे कर स्पेसिंग के लिए, लाइन स्पेसिंग के लिए। देन पासवर्ड फील्ड यहाँ पे बना लोगे। फिर इनपुट टाइप पासवर्ड, देन प्लेस होल्डर, देन एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे लिख देना एक मैसेज हिंट के लिए, एंटर पासवर्ड। ओके, देन नेम फील्ड हमारा पासवर्ड ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पे ब्रेक लाइन 2 टाइम्स यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं लाइन स्पेस के लिए। फिर हम इनपुट टाइप सबमिट बटन बना लेते हैं यहाँ पर, सबमिट। और वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे लॉगिन। और यहाँ पे और ये टैग पोस्ट कर दिया। ये हमारा डिज़ाइन हो गया लॉगिन पेज। अभी फिलहाल के लिए इसको रन करते हैं। रन है सर्वर, सर्वर चूज कर लेना अपाचे टॉमकैट। देन इसको रिमूव कर लो, बस बीसी को यहाँ पे चूज कर लो एंड ओके। ये आपका ये डिफाइन हो गया, इंटर यूजर नेम इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड पुट करूंगा यहाँ पे, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे किस पे जा रहा है, किसी और पे कंट्रोलर सर्वलेट, जो हमने एक्शन के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। एक्शन के अंदर कंट्रोलर सर्वलेट मेथड हमने पोस्ट दे रखा है, तो जो हमने रिक्वेस्ट इनपुट करके डाला वो यूआरएल पे नहीं दिख रहा। ठीक, अगर हम यहाँ पर मेथड गेट कर देते हैं तो इसमें आप डिफरेंस देखोगे क्या होता है। फिर दोबारा पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, यूजर नेम हमने डाला, पासवर्ड हम डाल देते हैं, देन लॉगिन करते हैं, तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो यूआरएल में दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे यूजर नेम इक्वल दिस, पासवर्ड जो हमने डाला यहाँ पे वो यूआरएल में दिखने लगता है गेट रिक्वेस्ट करने से। ठीक है, तो इसीलिए गेट रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, जो भी आपका डेटा है वो यूआरएल में दिखता है और वो सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज से हम हमेशा लॉगिन पे या किसी भी ऐसे डेटा को जो हम सिक्योरली सर्वर पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट ही करते हैं। ओके, क्लियर। तो हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट डिफाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट फेज क्या है कि हमको क्या डिफाइन करना है, कंट्रोलर सर्वलेट डिफाइन करना है। ठीक है, तो कंट्रोलर कैसे डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि कंट्रोलर एक क्लास होता है, स्पेसिफिक क्लास होता है। तो यहाँ पे हम एक पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं, बिल्ड पाथ पे जाओगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ठीक, फर्स्ट टाइम हमको जो पाथ है वो बिल्ड करना होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया जेआरई सिस्टम को, एडिट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस को मैंने चूज करके यहाँ पे फिनिश कर लिया। ठीक है, देन अप्लाई एंड क्लोज।
अब ये हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट वर्क स्पेस हो गया। अब इसमें हम एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, पैकेज सबसे पहले बना लेंगे। तो मैंने लिख दिया कॉम डॉट एमवीसी डॉट प्रोजेक्ट, एमवीसी डॉट प्रोजेक्ट, देन फिनिश। ये हमारा डिफाइन हो गया पैकेज। अब पैकेज के अंदर हम यहाँ पे क्लास बना सकते हैं, कंट्रोलर सर्वलेट। ये हमारा कंट्रोलर सर्वलेट क्लास हो गया। तो कंट्रोलर सर्वलेट एक सिंपल क्लास नहीं होता, इसमें आपको एक्सटेंड करना होता है। किसको? यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या है एक्सटेंड किया, एच टी टी पी सर्वलेट को। तो एच टी टी पी सर्वलेट एक्सटेंड करेंगे तभी इसके अंदर सर्वलेट फीचर आएगा। तो यहाँ पे हमको एक्सटेंड करना होता है, एक्सटेंड्स एच टी टी पी सर्वलेट। ठीक, जो किस पैकेज के अंदर होता है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी। ठीक, और ये क्लास होता है एच टी टी पी सर्वलेट। ठीक, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको दो फंक्शन डिफाइन करने होते हैं। तो दो फंक्शन, वो कौन कौन से फंक्शंस होंगे यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हमको केवल ऑन पोस्ट, डू पोस्ट और डू गेट डिफाइन करना है। तो हमको केवल डू पोस्ट ही डिफाइन करना है, डू गेट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डू पोस्ट फंक्शन होता है, जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, सबका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा डू पोस्ट हो गया, और एक डू गेट भी हम डिफाइन कर सकते हैं, डू गेट। कि उस यूआरएल पे अगर गेट रिक्वेस्ट आएगा तो कब एग्जीक्यूट करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो क्या एग्जीक्यूट करना है। तो अगर गेट रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है अपने आप, और पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट करता है अपने आप। ठीक है, तो दो फंक्शंस होते हैं। और इसमें एक पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट का, और एक रिस्पांस का होता है। ठीक है, तो दोनों में दो पैरामीटर्स होते हैं, दो ही होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस के। एक रिक्वेस्ट आपका रिसीव करता है, और रिस्पांस आपका यूजर को वो फिर रिवर्ट बैक कर देता है। ठीक है, यूजर को क्या पेज या क्या डेटा रिवर्ट करना है वो डिफाइन करता है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमको डिफाइन करना है। अब इसके बाद हमको क्या सेंड करना है रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, रिक्वेस्ट में क्या सेंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब भी हम डिफाइन करते हैं रिस्पॉन्स, कंटेंट टाइप हम सेट कर लेते हैं, किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट टाइप हमारा क्या होगा रिस्पॉन्स में, जैसे कि यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट अगर भेजूँ डायरेक्ट कंट्रोलर सर्वलेट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक मिनट। हाँ, तो हमको जब भी आउटपुट देना होता है तो हमको क्या लिखना होता है, ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। तो मैं ये चीज हटा देता हूँ। ये आपका सुपर क्लास के फंक्शंस को फिर दोबारा एग्जीक्यूट किया गया रहता है। अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्स टाइप सेट करना होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपका बना होगा पहले से। तो RESP करके ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना हुआ है। कहाँ पर? पैरामीटर बना हुआ है RESP करके। ठीक है, तो यहाँ पे RSP रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट। ठीक, तो कंटेंट टाइप हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो लिखते हैं सेट कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप में आपको क्या लिखना होता है, जिस तरह का आपका डेटा सेंड करना होता है। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट और HTML। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, कंटेंट टाइप होता है, जो डेटा आप सेंड करना चाहते हो। पहली चीज तो ये। फिर आपको क्या होता है, डिफाइन करने के बाद मुझे अगर आउटपुट देना है तो JSP में क्या होता है, आउट ऑब्जेक्ट पहले से होता है। तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबनेट में कौन लेती है। हाँ, नहीं मुझसे मत लीजिएगा, मुझसे ले लीजिएगा। हाँ, तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप यहाँ पे सेट कर दिया कि हमको इस फंक्शन से किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। तो HTML टाइप का रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो ये सेट कर लिया, पहली लाइन तो ये लिखते हैं। फिर हमको क्या लिखना है कि मुझे आउटपुट देना है। तो आउटपुट बिना आउट ऑब्जेक्ट मतलब
प्रिंट एलन लिखना होता है तो आउट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रिंट राइटर एक आपका क्लास होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्रिंट राइटर और आउट नेम से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया इक्वल। फिर हमारा एक रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर होता है, तो उसके थ्रू हम लिख देता हूँ रिस्पॉन्स RESP डॉट गेट राइटर, जिसके थ्रू हम आउट ऑब्जेक्ट में राइटर को गेट कर लेते हैं। ठीक है, आउट ऑब्जेक्ट में प्रिंट राइटर टाइप के। ठीक, अगर मुझे आउटपुट अब देना है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे लिखूंगा अब आउट ऑब्जेक्ट आ गया, मैं यहाँ पे प्रिंट या प्रिंट एलन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेलो, और यहाँ पे H1 इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, H1 हेलो दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, ठीक, दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ डिफाइन कर लिया। देन उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया, आउटपुट दिया। ठीक, इस तरीके से आउटपुट आप डिफाइन कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, कि अगर मुझे इसमें भी आउटपुट देना, कि गेट रिक्वेस्ट आ रहा हो तो मुझे क्या आउटपुट देना, तो सेम एज इसमें भी डिफाइन करना होगा आपको। कंटेंट टाइप सेट करना होगा, आउट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिख दिया आपने कि ये फंक्शन क्या है, गेट रिक्वेस्ट आ रहा है तब एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसको सेटअप करना होता, मैप करना होता है एक्सएमएल फाइल में। जब तक हम एक्सएमएल फाइल में इसको मैप नहीं करेंगे तब तक ये उस यूआरएल पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। किस यूआरएल पे, जो यूआरएल हमने यहाँ पे एक्शन में दिया हुआ है, कंट्रोलर सर्वलेट। ठीक, तो ये कंट्रोलर सर्वलेट नेम से इस क्लास को अटैच करना होगा, मैप, जिसको मैपिंग बोलते हैं, सर्वलेट मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको प्लग इन करना होता है। तो सर्वलेट मैपिंग कैसे होगी, तो आते हैं सबसे पहले हम अ, अब एक चीज और, कि हमको डिफाइन करना एक जिसको कह सकते हैं मॉडल क्लास या बीन क्लास बोल सकते हो। तो लॉगिन क्लास हमको डिफाइन करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कैसे हम मैप करें सबलेट से। तो सबलेट से मैप करने के लिए सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना होगा, उस सबलेट का नाम और उसका क्लास नेम यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, फिर मैप करना होगा उस यूआरएल से। तो हम आते हैं सबसे पहले एक्सएमएल में, मैप हैं सबलेट को रन कराने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हटा देता हूं मैं। क्लियर। अब यहां से मैं गेट कर लेता हूं सबलेट, और सबलेट में यहाँ पे सबलेट नेम यहाँ पे डिसाइड करोगे। सबलेट नेम, तो सबलेट नेम मैंने लिख दिया, जैसे कि मान लो माई सबलेट। यहाँ पे नेम, जो पहले नेम डिफाइन किया है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस मैपिंग के लिए यहाँ पे एक नेम हम डिसाइड करते हैं, माई सबलेट। ठीक, देन फिर उस सबलेट क्लास का नाम क्या है जिससे मैप करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सबलेट क्लास, सबलेट क्लास। सबलेट क्लास का यूआरएल क्या है, तो पूरा उसका हम पैकेज के साथ उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कि एमबीसी पैकेज के अंदर एमबीसी डॉट प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर वो क्लास है। फिर क्लास का नाम लिखोगे आप, क्लास का नाम क्या है, कंट्रोलर सबलेट है उस क्लास का नाम। पूरा पैकेज के साथ उसका नाम हम लिख देंगे, कॉम डॉट एमबीसी डॉट प्रोजेक्ट डॉट कंट्रोलर सबलेट। ये है क्लास जिसको मुझे सबलेट बनाना है। ठीक है, देन फिर मुझे क्या करना है, अब सबलेट डिफाइन हो डिक्लेयर हो गया, तो सबलेट मैपिंग एक टैग होता है जिसमें हम उसको कनेक्ट करेंगे विथ यूआरएल। ठीक, तो सबलेट नेम यहाँ पे तो वही नेम होगा, तो इसके अंदर मैं उसी नेम को मैप करना चाहता हूँ यूआरएल से। फिर यहाँ पे आप लिखोगे यूआरएल पैटर्न, और यूआरएल पैटर्न हम लिख देते हैं जो हमने यहाँ पे एक्शन में लिखा था, सेम एज कॉपी करना। ठीक है, क्योंकि इसी यूआरएल पे जाएगा वो। तो हम आते हैं यहाँ पे, वही स्लैश करके वो यूआरएल डाल देना, कंट्रोलर सर्वलेट। ठीक है, इसको सेव कर लेना, इस फाइल को सेव कर लेना। अब यहाँ पे आते हैं, फिर दोबारा हम प्रोजेक्ट को
रन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं सबसे पहले। रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, एंड देन फिनिश। ओके, देन लॉग। तो हेलो, दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। अब देखो पोस्ट वाला फंक्शन रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है पोस्ट वाला, ये आखिर क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से पोस्ट मेथड ही रिक्वेस्ट सेंड किया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता गेट, ठीक, और फिर यहाँ पे फिर बैक जाता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और यहाँ पे मैं फिर पासवर्ड डालता हूँ, और इस टाइम मैंने गेट रिक्वेस्ट सेट कर दिया है। अब मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, हेलो दिस इज गेट रिक्वेस्ट। ओके, तो देखो इसमें दो फंक्शन से थे, किसके अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर दो फंक्शन थे, डू पोस्ट एंड डू गेट। तो जैसे ही गेट रिक्वेस्ट उसको मिल रहा है तो डू गेट फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, और जैसे ही उसको क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट मिल रहा है, वो उसको एग्जीक्यूट, जिस तरह के रिक्वेस्ट उसको मिलेगी उस तरह के फंक्शंस को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि किसमें चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम पोस्टमैन में हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्या एपीआई की तरह से हो गया कि उस एपीआई पे, उस यूआरएल पे गेट और पोस्ट दो रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो हमारा एपीआई क्या है, एपीआई का मतलब यूआरएल क्या है, तो यूआरएल हमारा ये रहा, लोकल होस्ट एचटीटीपी एमवीसी इन जेएसपी एंड कंट्रोलर सबनेट, दिस इज ए यूआरएल। अब इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर लिया। ठीक, http लोकल होस्ट 8080 MVC इन जेएस, ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। देन ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि H1 मैंने क्लोज नहीं किया, देखो, तो यहाँ पे H1 मैंने क्लोज नहीं किया तो वही आउटपुट वहां पे मिल रहा है मुझे। ठीक, यहाँ पर भी H1 को क्लोज करना होगा। ठीक, चलो, तो यहाँ पे जैसे मैं सेंड करूंगा रिक्वेस्ट तो इस तरह का रिक्वेस्ट आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट चूज किया है मैं, तो पोस्ट वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मैं गेट चूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। ठीक, और पोस्ट चूज करूंगा तो पोस्ट का आउटपुट मुझे मिलेगा, क्योंकि हमने अभी दो ही फंक्शन बनाए हैं, गेट और पोस्ट के। अब देखो यहाँ पे H1 मैंने अपडेट कर दिया तो H1 भी आने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इसका भी एपीआई यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं विद द सर्वलेट, सर्वलेट केस। क्लियर। तो इसमें दो फंक्शंस होते हैं, जितने फंक्शन दो या क्या, जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, डिलीट करना डिलीट के लिए भी आपका आता है। तो जितने भी मतलब एक सर्वलेट, एक यूआरएल आपके मल्टीपल टास्क कर सकता है, लेकिन सेपरेट डिफरेंट आप टास्क करेगा। कि अगर दो गेट नहीं कर सकता, एक ही गेट फंक्शन होगा इसमें, दो गेट या दो पोस्ट एक ही होगा, दो पोस्ट डबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मल्टीपल टास्क डिफाइन करता है लेकिन डिफरेंट टास्क को अप्लाई करता है, जैसे कि मैं कहूँ पोस्ट है तो पोस्ट एक ही करेगा, डिलीट है तो डिलीट आपका एक बार ही करेगा, डिफाइन करेगा। क्लियर। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ डिलीट का, डू डिलीट, डू डिलीट फंक्शन। तो डू डिलीट में सेम एज मैं अगर लिखूं यहाँ पर, मैंने डिफाइन किया और दिस इज है डिलीट रिक्वेस्ट, लिख दिया मैंने दिस इज डिलीट रिक्वेस्ट। क्लियर। तो जैसे ही यहाँ पे डिफाइन करूंगा और मैं यहाँ पे डिलीट वाले को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, और जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो क्या आ गया, हेलो दिस इज डिलीट रिक्वेस्ट, आउटपुट मुझे मिल गया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिलीट दो बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। मतलब इस यूआरएल पे डिलीट एक ही बार डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सर्वलेट से मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के जो रिक्वेस्ट हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं एक ही यूआरएल पे। उसमें पोस्ट भी हो सकता है, गेट भी हो सकता है, डिलीट भी, पुट पैच, सब हो सकते हैं, डिफाइन हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। क्लियर। देन अब हमको क्या डिफाइन करना है, हमने कंट्रोलर ऐड कर लिया, अब सारी चीजें डिफाइन कर ली। अब आते हैं हमको मॉडल क्लास डिफाइन करना है। मॉडल क्लास कैसे बनता है, तो मॉडल क्लास हम जब भी क्लासेस डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये पैकेज है,
तो ये पैकेज हमारा डायरेक्टली हमने डिफाइन कर लिया। तो क्या होता है, यहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर्स डिफाइन करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पैकेज बना लिया, और यहाँ पे पैकेज, एक और पैकेज बनाता हूँ, लिख देता हूँ मॉडल्स। ठीक। और ये इसके अंदर डाल देता हूँ। क्लियर। तो ये आपका जो एक मॉडल क्लास हो गया। ठीक। देन दिख रहा है आपका, ये पैकेज मॉडल्स के अंदर आ गया। और मुझे क्या है, सॉरी, ये कंट्रोलर है। तो यहाँ पे मैं अब एक और बना देता हूँ कंट्रोलर का। कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर पैकेज, और जो आपका मॉडल है मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंट्रोलर पैकेज, एक अलग बना देता हूँ। फिनिश। और ये कंट्रोलर कंट्रोल के अंदर डाल देता हूँ। एक और मॉडल, मॉडल के अंदर एक क्लास बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके, न्यू क्लास। और क्लास का नाम हम डिफाइन कर लेते हैं क्या, लॉगिन बीन या लॉगिन मॉडल। तो यहाँ पे मैं मॉडल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन बीन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम बीन को उसी चीज को बोलते हैं, या मॉडल भी उसी चीज को बोलते हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन मॉडल लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया लॉगिन मॉडल। ओके, एंड देन फिनिश। अब इसके अंदर जो फील्ड हमने लॉगिन पेज में बनाया, उतने ही फील्ड यहाँ पे डिफाइन करने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नेम और एक पासवर्ड का मैंने बना दिया। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड का। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट, दोनों फील्ड प्राइवेट कर लेता हूँ। ठीक। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और मैंने लिख दिया यूजर नेम, देन पासवर्ड, और ये तो यूजर नेम एंड पासवर्ड दो फील्ड बना लिए। अब दो फील्ड बनाने के बाद हम क्या करते हैं, देखो उसके गेटर और सेटर फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, राइट क्लिक करके सोर्स ऐड कर लेते हैं। सोर्स में हम जनरेट करते हैं गेटर एंड सेटर, और दोनों फील्ड्स के लिए हम गेटर और सेटर हम जनरेट कर लेते हैं पब्लिकली। ठीक। तो ये गेटर और सेटर हमारा जनरेट हो गया। एक फंक्शन हमको एक्स्ट्रा डिफाइन करना होगा, जो ये डिफाइन करेगा कि वो आपका जो पासवर्ड है वो वैलिड है या नहीं। ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ। तो एक पासवर्ड भी वैलिडेट करेगा, मतलब इसमें बिजनेस लॉजिक भी लिख रहे हैं। लॉजिक मतलब इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं, क्या, पब्लिक बुलियन वैलिडेट। जो क्या करता है, एक पब्लिक फंक्शन है, और जब वैलिड रहेगा वो, तो ट्रू रिटर्न करेगा आपका, और वैलिड नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आपका जो पासवर्ड है, यूजर नेम है। तो वैलिडेट में क्या होता है, वैलिडेट जैसे ही हम डिफाइन करेंगे, तो ये हमको रिटर्न करेगा। यहाँ पे इफ कंडीशन हम अप्लाई कर लेंगे, मैंने कहा इफ, और इफ डिफाइन करने के बाद मैं लिखूंगा जो पासवर्ड होगा। ठीक। तो पासवर्ड डॉट इक्वल, यहाँ पे मैं मैनुअली अभी डाल देता हूँ, पासवर्ड डॉट इक्वल्स क्या होना चाहिए, पासवर्ड एडमिन @123 होना चाहिए। ठीक। और यूजर नेम, यूजर नेम डॉट इक्वल्स, और इक्वल मैंने लिख दिया एडमिन। ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड। ठीक। तो यूजर नेम एडमिन होना चाहिए, और पासवर्ड ये होना चाहिए। अभी मैनुअली मैंने लॉजिक लिखा। ये लॉजिक आप कहाँ से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेटाबेस से कनेक्ट करके भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक। और अगर ये आपका दोनों मैच करता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अदरवाइज एल्स रिटर्न।
फॉल्स। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी ये आपका वैलिडेट फंक्शन कॉल करेंगे तो वो जो भी यूजर ने पासवर्ड आपने सेट किया है वो एडमिन और एडमिन एट द रेट 123 से मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं कि जैसे वो डिफाइन कर रहा है कि आपका जो डेटा है वो मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे दो पेज बना लेते हैं, एक लॉगिन सक्सेस का, एक लॉगिन एरर का। दो पेज को डिजाइन करते हैं। ठीक। एक लॉगिन सक्सेस का और एक लॉगिन एरर का। ठीक। क्लियर। तो दो पेजेस हमको डिफाइन करने हैं। उससे पहले हमको यहाँ पे कोड करना होगा। पहले गेट करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना करके वन बाय वन हमको नेम सेट करना होगा, फिर वैलिडेट करने के बाद हमको अगर एरर है तो एरर वाले पेज पे सेंड करना है, अगर एरर नहीं है तो सक्सेस वाले पेज पे सेंड करना है। ठीक। तो वो डिफाइन करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो कंट्रोलर है हमको मैसेज नहीं डिस्प्ले करना। हमको क्या करना है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा तो पोस्ट रिक्वेस्ट में ही हमको क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ पे पोस्ट पहले, ठीक है। तो ये हटाता हूँ अभी। ठीक, ये मैसेज। और यहाँ पे हमको टास्क डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, इंडेक्स पेज पे देख लेते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड हमने डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूजर नेम और मैंने लिखा इक्वल और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। पैरामीटर नेम भी हमने क्या दिया, यूजर नेम। गेट कर लिया। ठीक। उसके बाद स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब आपको डिफाइन क्या करना है, ये चीज सेट करने के बाद आपको इंपोर्ट करना है किसको, अ, जो आपका डेटा है। तो डेटा मॉडल क्या है, तो मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मॉडल यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉगिन मॉडल। लॉगिन मॉडल। लॉगिन मॉडल यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन मॉडल इक्वल न्यू लॉगिन मॉडल। ये डिफाइन कर लिया। अब लॉगिन मॉडल डॉट सेट यूजर नेम। यूजर नेम में यूजर नेम सेट कर लोगे, फिर लॉगिन मॉडल डॉट सेट पासवर्ड। पासवर्ड में पासवर्ड सेट करोगे। देन उसके बाद हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट का मतलब कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे बूलियन स्टेटस डिफाइन करूंगा, बिन डॉट वैलिडेट। ठीक। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट से भी सेट कर सकते हो। तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट बिन। तो यहाँ पे हम बिन ऐसे जो भी हम डेटा हम सेट करना चाहें उसे सेट कर सकते हैं। देन आपको करना क्या होगा, अब वैलिडेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, बुलियन वेरिएबल बना लेना होगा। बुलियन कि वो स्टेटस यहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो पासवर्ड आईडी सही है नहीं, ट्रू और फॉल्स मिल जाए मुझे। तो यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन मॉडल डॉट वैलिडेट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और वैलिडेट हमको दे देगा कि वो सही है, गलत है या सही है पासवर्ड हमारा। ठीक है। अब उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे। स्टेटस अप्लाई करने के बाद जब स्टेटस मिल जाएगा तो हम यहाँ पे स्टेटस अगर वन होगा, ट्रू होगा, तो ये आपका डिस्पैच करेगा लॉगिन सक्सेस पेज को। तो लॉगिन सक्सेस और लॉगिन एरर पेज हमको बनाना पड़ेगा किसमें, वेब ऐप के अंदर। ठीक है। लॉगिन सक्सेस डॉट जेएसपी एक फाइल बन जाएगी, और एक फाइल आप बना लेना लॉगिन एरर। एरर डॉट जेएसपी। ठीक है। दो पेज यहाँ पे बना लेना।
अब इस पेज को हमको डिस्पैच करना है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डिस्पैचर होता है। तो अगर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कंट्रोलर में, इफ स्टेटस ट्रू, इक्वल इक्वल ट्रू भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको अब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली बुलियन वैल्यूज है, तो वहां पे कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट हमारा पहले से ऑब्जेक्ट है, गेट डिस्पैचर, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हमको क्या पास करना है, देख, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर में लॉग इन सक्सेस पेज, ठीक। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं लॉग इन सक्सेस डॉट जेएसपी, ठीक। ये डिफाइन कर लेना, क्लियर। अब यहाँ पे फॉरवर्ड भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में आप डॉट सेट एट्रीब्यूट भी कर लेना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसमें रिक्वेस्ट के साथ वो डेटा चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग इन डिटेल्स भी भेज देगा, तो लॉग इन डिटेल्स में लॉग इन मॉडल यहाँ पे डाल देना, ठीक, क्लियर। अब हम यहाँ पे सेट करने के बाद आते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर मैंने सेट कर दिया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आर डी डॉट फॉरवर्ड, तो एक फॉरवर्ड फंक्शन होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर देते हो, बस, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर मैच नहीं करता है तो इल्स में आते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे इफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर दिस और आर डी डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक। तो यहाँ पे सेम एज वही होगा, बस यहाँ पे पेज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग इन एरर, ओके, लॉग इन एरर हो जाएगा, क्लियर। अब हमको किस में कोड करना है, लॉग इन सक्सेस में और लॉग इन एरर में, कि वहां पर डिस्प्ले हो जाए अगर सक्सेस हो तो यहाँ पे यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन करके डिफाइन होगा और ये डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल अभी मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे H1 लॉग इन सक्सेसफुल, ओके, ये डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H1 लॉग इन एरर, ठीक, ये डिफाइन कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, रन करते हैं, तो बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, और मैं फिर रन करता हूँ। तो रन करते टाइम देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, कंट्रोलर सबमिट अनएक्सपेक्टेड, और एरर क्या आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड। दोबारा हम रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं, वेब डॉट एक्सएमएल में हम आते हैं, और प्रोजेक्ट हमने लिखा है, प्रोजेक्ट को कंट्रोलर सबलेट को कहाँ पे रख रखा है, चेंज किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने उसका
पैकेज चेंज करना था, कंट्रोलर में रख लिया। तो यहाँ पर भी उसका नाम चेंज करना पड़ेगा ना। तो फिर हम बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक है। अब नॉट फाउंड करके आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है। कंट्रोल सबनेट यहाँ पे नॉट फाउंड, यहाँ पे करेक्ट, डिड नॉट फाइंड करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट सोर्स। तो वो एच टी टी पी नॉट फाउंड करके आ रहा है। यहाँ पे हम आते हैं अब कंट्रोलर में, पेज में आते हैं। सबसे पहले तो पेज में हमने गेट रिक्वेस्ट दे रखा है, पोस्ट यहाँ पे कर लेना आप। ठीक। फिर बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला एंड देन गो लॉगिन। ठीक। अब यहाँ पे नॉट फाउंड करके आ रहा है, कंट्रोलर सबलेट नॉट फाउंड। ठीक। दोबारा रन कर लेते हैं, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर सिलेक्ट करेंगे, यस कर लेते हैं। चेक। अब यहाँ पे मैं यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ एंड देन फिनिश करते हैं। ठीक। अब उप्स, लॉगिन एरर आ गया ना हमारा एरर पेज। देन अगर मैं वहां पे जिसके अकॉर्डिंग मैंने वहां पे लॉजिक लगाया है तो मैं लिख देता हूँ एडमिन, यूजर नेम एडमिन होना चाहिए और पासवर्ड एडमिन एट द रेट। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैंने क्या लॉजिक लगाया है कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर नहीं, यहाँ पे मॉडल के अंदर मैंने लॉजिक लगाया है एडमिन एट द रेट 1 2 3। लॉगिन सक्सेसफुल होगा नहीं, लॉगिन सक्सेसफुल तुम कर, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल करके इसे आ जाएगा। ठीक। तो समझ गए कैसे हमको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, कैसे डिफाइन करना है। अब देखो हमने गलती क्या की थी, क्यों नॉट फॉर्म आ रहा था, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे पैकेज चेंज कर दिया था कंट्रोलर में, रखना था उसको कंट्रोलर में। तो जब कंट्रोलर में मैंने यहाँ पे रख दिया है, पैकेज का नाम com.mbc.project.controller था। तो यहाँ पर भी फिर अपडेट करना था हमको com.mbc.project.controller। तो जब हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे तो ये प्रोजेक्ट के अंदर फाइंड कर रहा है उस क्लास को, तो वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा था। ठीक है, क्लियर। तो जब फिर दोबारा आप वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को चेंज करते हो तो दोबारा आपको डिप्लॉय करना पड़ता है, दोबारा रन करना पड़ता है। अगर कोई और चेंजेस करते, पेजेस में चेंजेस करते, तो कोई दोबारा आपको दोबारा रीडिप्लॉय या रन नहीं करने की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वेब डॉट एक्सएमएल में आप चेंजेस कर रहे हो तो फिर दोबारा आपको प्रोजेक्ट को रीरन कराना पड़ता है। ओके, क्लियर। तो हमने क्या डिफाइन किया कि जब भी हम लॉगिन करेंगे तो उस तरीके से चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो एक कंट्रोलर बना हमारा, एक कंट्रोलर क्लास, और ये आपका मॉडल क्लास बन गया, और ये हमारा क्या व्यू फाइल है। तो इसको व्यू फोल्डर के अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्यू है। दिस इज ए व्यू, दिस इज कंट्रोलर मॉडल एंड दिस इज ए व्यू फाइल। क्लियर। कंट्रोलर को कंट्रोलर पैकेज के अंदर और मॉडल को मॉडल पैकेज। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है। कंट्रोलर फाइंड करना तो कंट्रोलर पैकेज के अंदर रखा हुआ है, मॉडल फाइंड करना है क्योंकि मॉडल मल्टीपल हो सकते हैं जब हम बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मॉडल को मॉडल पैकेज के अंदर रखेंगे, कंट्रोलर को कंट्रोलर पैकेज के अंदर रखेंगे। तो सबका अलग अलग पैकेज बना लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कैटेगराइज होता है कि इसके अंदर कंट्रोलर है, इसके अंदर मॉडल्स हैं। ओके। इसीलिए पैकेजेस की जाती है, पैकेज इसलिए यूज किए जाते हैं कैटेगराइज करने के लिए। तो इतना रन देते हैं हम। तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो गई।